बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल के लेक्चर में हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर 15 में ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बात की थी और हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ब्लड पे बात की थी। आज उस लेक्चर का ये पार्ट 2 है। इसमें हम ब्लड और हार्ट की डिजीज़ पे बात करेंगे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और ब्लड प्रेशर और ब्लड कैंसर के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हार्ट एंड ब्लड एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ऊपर नोट लिखना आता है और पूछा भी गया है एग्जाम में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या CVDs जिनको कहते हैं आर द लीडिंग काजेज ऑफ डेथ ग्लोबली। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ी लीडिंग काज है जिसकी वजह से लोगों की डेथ होती है। It estimated 7.9 million people died from CVDs every year. हर साल तकरीबन 20 मिलियन के करीब लोग हैं जिनकी डेथ जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ज़रिए होती है, रिप्रेजेंटिंग 32% ऑफ द ऑल ग्लोबल डेथ्स। तो ये 32% है पूरी दुनिया में होने वाली डेथ्स का। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से डेथ होना। ऑफ दीज डेथ्स 85% आर ड्यू टू द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, और 85% जो इसमें से डेथ्स होती हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से जो डेथ होती हैं उनमें से 85% जो है दैट इज़ ड्यू टू द हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लमेटिक इशू है ह्यूमन हेल्थ के लिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उनकी जान जाती है। Cardiovascular diseases are a group of disorder of the heart and blood vessels. तो cardiovascular diseases basically जो हार्ट है उसका या ब्लड वेसल्स की डिजीज़ है और इसका डिसऑर्डर है, और इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें डिजीज़ में। एक तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द हार्ट मसल्स। ये उन वेसल्स की बीमारी है जो ब्लड सप्लाई करते हैं टू दी हार्ट मसल्स को। इसको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं। सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीजेस, डिजीज ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ब्रेन। ये वो मसल्स हैं, वैस्कुलर मसल्स हैं, जो वेसल्स हैं, ये वो वेसल्स हैं जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं, ब्लड ब्रेन को सप्लाई करते हैं। इसमें भी अगर क्लॉटिंग आ जाए तो उससे भी डेथ हो जाती है। पेरिफेरियल आर्टीरियल डिजीज, अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द आर्म्स एंड लेग्स। ये वो मसल्स हैं या वेसल्स हैं, ये वो वेसल्स हैं जो बाजुओं को और टांगों को ब्लड सप्लाई करते हैं। इनके अंदर भी क्लॉटिंग हो जाती है और इन क्लॉटिंग की वजह से फिर वो पैरालिसिस का अटैक होता है। Rheumatic heart disease, damage to the heart muscles and heart valves from rheumatic fever caused by the streptococcal bacteria. Streptococcus bacteria, ये हार्ट डिजीज है जिसमें हार्ट के जो वॉल्व्स हैं या मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। Congenital heart diseases, birth defects that affect the normal development and function of the heart caused by malformation of the heart structure from the birth. ये पैदाइशी तौर पर कुछ बच्चों का दिल जो है उसकी साख्त ठीक नहीं होती तो उसमें कोई प्रॉब्लम रह जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कोई फॉल्ट रह जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस होती हैं। डीप वेन thrombosis and pulmonary embolism, blood clots in the legs veins which can dislodge and move to the heart and lungs. तो ये डिजीजेस हैं डिफरेंट हार्ट्स की और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिफरेंटली इम्पैक्ट करती हैं। हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स आर यूजुअली acute event and are mainly caused by the blockage
that prevents blood from flowing to the heart or brain. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक इस वजह से होते हैं कि ब्लड की सप्लाई जिस्म के उन हिस्सों पे नहीं जाती जिन हिस्सों को पहुंचनी है, और अमूमी तौर पर ये हार्ट के जो अपने मसल्स हैं वहां तक सप्लाई नहीं पहुंचती और ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंचती। इस वजह से हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक होता है। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर दिस इज a build-up of fatty deposits on the inner wall of the vessels that supply the heart or brain। और अमूमी तौर पर जो हमारे वेसल्स हैं इनके अंदर जो इनर वॉल है वहाँ पे फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं और वो रास्ता रोक देते हैं ब्लड सप्लाई का। उस वजह से ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है। उस वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आता है। Strokes can be caused by bleeding from the blood vessels in the brain or from blood clots। स्ट्रोक जो है तो ये अगर ब्लीडिंग हो जाए, कोई ऐसी आपकी आर्टरी है जो रप्चर कर जाए, कोई वेसल ऐसा है जो ब्लड वेसल रप्चर कर जाए, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाए, या उसके अंदर कोई क्लॉट पैदा हो जाए, तो उस वजह से स्ट्रोक होता है। The most important behavioral risk factor of the heart disease and stroke are unhealthy diet। अब ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक क्यों होता है? ये ज़्यादातर फैक्टर्स इसमें हैं, ये हमारे अनहेल्दी डाइट की वजह से हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज़ एंड हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल, ये चीज़ें जो है इसको ज़्यादा प्रॉम्प्ट करती हैं टू द हार्ट अटैक, टू द हार्ट डिजीज़ और टू द स्ट्रोक। एक अनहेल्दी डाइट, ऐसी डाइट लेना जिसके अंदर फैट्स ज़्यादा हैं, ऐसी डाइट लेना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, या जंक फूड ज़्यादा लेना, और उसके बाद फिज़िकल इनएक्टिविटी के अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, वॉक नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके बॉडी के जिस्म के मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहें। तो इनएक्टिविटी अगर लाइफ के अंदर है तो वो प्रॉम्प्ट करती है टू दी हार्ट डिजीज़ एंड द स्ट्रोक। यूज़ ऑफ टोबैको और यूज़ ऑफ अल्कोहल ये बहुत ज़्यादा लीथल हैं फॉर कॉजिंग द हार्ट डिजीज़। अमंग एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, एयर पोल्यूशन is an important factor. Effect of behavioral risk factors may shown up in individual and raised blood pressure, raised blood glucose, raised blood lipids and overweight and obesity। तो जो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर जो है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं, और उन रिस्क फैक्टर्स की वजह से भी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो हार्ट से रिलेटेड हैं वो जन्म लेती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसमें ब्लड ग्लूकोज का बढ़ जाना, जिसमें ब्लड में लिपिड्स का बढ़ जाना, या ओवरवेट हो जाना, या ओबेसिटी। ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो है वो इनवाइट करती हैं टू दी हार्ट प्रॉब्लम्स, टू दी हार्ट डिजीज। अब सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स ऑफ द हार्ट अटैक और स्ट्रोक। Often there are no symptoms of the underlying diseases of the blood vessels। ब्लड वेसल्स की अमूमी तौर पर कोई सिम्टम सामने नहीं आते। अगर ब्लड वेसल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके कोई सिम्टम सामने नहीं आएंगे। A heart attack or stroke may be the first sign of underlying diseases। Symptoms of the heart attack include pain or discomfort in the center of the chest। सीने के अंदर उसके सेंटर में पेन होना, पेन और डिस्कम्फर्ट इन द आर्म्स, बाजू के अंदर डिस्कम्फर्ट होना, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट एल्बो या जा के अंदर या बैक के अंदर पेन होना और सीवियर किस्म का पेन होना, ये इंडिकेशन हो सकती हैं कि उस शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है। इन एडिशन, द पर्सन मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल पेश आना, सांस का ना आना, नौजिया और वॉमिटिंग, लाइट हेडेडनेस और फेंटनेस, कोल्ड स्वेट एंड टर्निंग पेल। तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं जो किसी भी शख्स में अगर जाहिर हो रहे हैं तो उसको फौरी तौर पर
मेडिकेशन की ज़रूरत है क्योंकि वो हार्ट अटैक के प्रोसेस में से गुजर रहा है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक इज सडन वीकनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, एंड मोस्ट ऑफन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। जो स्ट्रोक है उसके अंदर अचानक वीकनेस हो जाना, चेहरे पे नकाहत छा जाना, किसी बाजू में या किसी लेग के अंदर दर्द होना, या ज़्यादा यह है कि बॉडी की एक साइड के ऊपर दर्द का होना, ये सिम्टम्स हैं स्ट्रोक के। अदर सिम्टम्स इंक्लूड सडन ऑनसेट ऑफ नंबनेस ऑफ द फेस, आर्म, लेग, especially on one side of the body, confusion, difficulty speaking or understanding speech, difficulty seeing with one or both eyes, difficulty walking, dizziness, loss of balance and coordination, severe headache with no known cause and fainting or unconsciousness। ये स्ट्रोक की इंडिकेशंस हैं कि उस शख्स को स्ट्रोक हो रहा है। अब अगर हार्ट अटैक हो रहा हो या इस प्रोसेस में से कोई शख्स गुजर रहा हो तो उसकी बेसिक मेडिसिन क्या है? बेसिक मेडिसिन दैट शुड बी अवेलेबल इंक्लूड एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन मींस एंजियोसेड एक गोली है, एंजीसेड गोली है एक, जो फौरी तौर पर उस शख्स की जुबान के नीचे रखी जाती है। उसको एस्प्रिन दे दी जाए एक, कि वो चबा के उसको फौरी तौर पर निगल ले, तो इससे हार्ट अटैक जो है वो उसी वक्त स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। एन एक्यूट इवेंट सच एज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक शुड बी प्रॉम्प्टली मैनेज्ड। समटाइम्स सर्जिकल ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट सीवीडीज। बाज़ दफ़ा हालत इतनी ख़राब होती है पेशेंट की कि उसको फिर सर्जरीज का सहारा लेना पड़ता है, और उसमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास, और उसमें बैलून एंजियोप्लास्टी है, और उसमें वाल्व रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट है, और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकती है, आर्टिफिशियल हार्ट ऑपरेशन। तो ये सीवियर अगर उसको हार्ट अटैक है तो उसमें ये फिर सर्जिकल उसकी जो है ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। इसी तरह अब हम अगर ब्लड की डिजीजेस को देखें तो ब्लड की भी बहुत सी डिजीजेस हैं। अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड की भी बहुत सी डिजीजेस हैं। पीपल मे गेट अफेक्टेड बाय मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कंडीशंस एंड ब्लड कैंसर्स। तो सबसे ज़्यादा बड़ी खतरनाक कंडीशन जो है वो ब्लड कैंसर है। कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स इंक्लूड एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज हेमोफीलिया, ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लड कैंसर्स सच एज ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड मिलोमा। ये ब्लड की तमाम डिजीजेज हैं, और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है दैट इज़ द ब्लड कैंसर। हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीजेज। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम विद द रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ब्लड वेसल्स, बोन मैरोज, lymph nodes, spleen and the proteins involved in bleeding and clotting, जिसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं या थर्मोबोसिस कहते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है स्टडी है जिसको हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड रिलेटेड जो डिजीज़ हैं इसकी स्टडी को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं, और इसमें जो डिजीज़ हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स की से रिलेटेड है, वाइट ब्लड सेल्स के साथ, प्लेटलेट्स के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ, बोन मैरो के साथ। तो इस तरह जो है वो उसको हीमेटोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। मोस्ट ऑफ द प्रेशर रिजल्ट्स फ्रॉम द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर से जब ब्लड पंप होना है, हार्ट ने पंप करना है, तो इसको एक खास प्रेशर पे उसने पंप करना है। अगर वो प्रेशर उस रिक्वायर्ड प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। अगर उससे लो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये लो ब्लड प्रेशर है। अ हेल्दी सिस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 120 mmHg। तो अगर ये ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, इसको सिस्टोलिक कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पंप इन करता है टूवर्ड्स द
आर्टरीज। तो इसको 120 होना चाहिए mm पर Hg या मरकरी। हेल्दी डायस्टोलिक प्रेशर इज लेस देन 80 mm Hg। तो जो कम से कम है ये 80 होना चाहिए। ये उस वक्त है जब ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त ये 80 होना चाहिए। योर ब्लड प्रेशर इज हाई व्हेन यू कंसिस्टेंट सिस्टोलिक रीडिंग इज 130 mmHg और हायर। और अगर मुसलसल 130 या इससे ज्यादा रहता है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर में काउंट करते हैं। आर डायस्टोलिक रीडिंग ऑफ 80 mmHg और हायर, और अगर डायस्टोलिक जो है वो 80 या इससे ज्यादा रहती है हर वक्त, तो इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। The blood pressure is influenced by cardiac output, systematic vascular resistance, blood volume, and arterial stiffness, and varies depending on patient situation, emotional states, activity, and relative health or disease states. तो ये बहुत से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। इसमें कार्डियक आउटपुट का एक फैक्टर है, सिस्टमैटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, ब्लड वॉल्यूम है, आर्टेरियल स्टिफनेस है। तो ये बहुत सी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा पेशेंट की अपनी सिचुएशन क्या है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, और उसकी रिलेटिव हेल्थ क्या है, और उसको डिजीज़ कौन कौन सी हैं, ये भी डिपेंड करता है उसके ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर दैट इज़ टू लो इज़ कॉल्ड हाइपोटेंशन। अगर लो है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और अगर ज़्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपर और हिपोटेंशन दो डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, हाइपर ज़्यादा के लिए और हिपो कम के लिए। परसिस्टेंट हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रह रहा है, 130/80 से या 120/80 से हमेशा ज़्यादा रह रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि इस शख्स का ये हाइपरटेंशन है, और उसके लिए फिर रिस्क फैक्टर जो है वो स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का या हार्ट फेलियर का उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है हाई ब्लड प्रेशर का? लाइफस्टाइल चेंज कैन हेल्प लोअर हाई ब्लड प्रेशर। दीज इंक्लूड ईटिंग अ हेल्दी एंड लो साल्ट डाइट। ट्रीटमेंट यह है कि नमक मिर्च मसालों वाली चीज़ें खानी छोड़ दें, चटपटी चीज़ें खानी छोड़ दें, बाजारी चीज़ें खानी छोड़ दें जिसमें ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं, ज़्यादा नमक डाला जाता है। लूजिंग वेट, अगर वेट जो है वो ज़्यादा है तो वेट लूज़ किया जाए, और उसमें बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ठीक रखा जाए। बीइंग फिजिकली एक्टिव, वॉक की जाए, जिम किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, और एक्सरसाइज अपने एज के हिसाब से डिटरमिन की जाए कि किस एज ब्रैकेट के अंदर है और उसको कितनी फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो अपने एज के हिसाब से अपनी एक रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड क्विटिंग टोबैको, अगर सिगरेट नोशी है उसको छोड़ दें, अगर अल्कोहलिक है उसको छोड़ दें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको छोड़ देने से ये ब्लड प्रेशर जो है इसके सिम्टम्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इन हाई ब्लड प्रेशर डॉक्टर मे रिकमेंड 1 or more मेडिसिन। अगर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई है तो डॉक्टर फिर आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा कि मेडिसिन लेके उसको नॉर्मल लिमिट्स के अंदर लाया जाए। लेकिन साथ साथ इसकी ये प्रिकॉशन जो है, ये लाइफस्टाइल चेंज है, इसको किया जाएगा तो ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी के साथ अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब अगली बड़ी डिजीज़ जो प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त सबके लिए, दैट इज़ ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया इज़ अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर्स दैट यूजुअली बिगिन्स इन द बोन मैरो एंड प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल्स। ये ल्यूकीमिया जो है ये बोन मैरो में होता है, और इसमें एबनॉर्मल ब्लड सेल्स जो हैं वो पैदा होते हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। दीज ब्लड सेल्स आर नॉट फुली डिवेल्प्ड एंड आर कॉल्ड ब्लास्ट्स और ल्यूकीमिया सेल्स। तो इनको ल्यूकीमिया सेल्स कहते हैं। जब ल्यूकीमिया सेल्स बनने शुरू हो जाए बॉडी के अंदर तो फिर ब्लड कैंसर हो जाता है। सिम्टम्स मे इंक्लूड ब्लीडिंग,
and bruising, bone pain, fatigue, fever and an increased risk of infections. तो ये जिस्म के अंदर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. These symptoms occur due to the lack of normal blood cells diagnosis in typically mode of blood test or bone marrow biopsy. तो ये ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है और इसके बाद अगर ब्लड टेस्ट में वो चीज़ें क्लियर ना हो तो फिर बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये ल्यूकीमिया सेल्स जो हैं वो जिस्म के अंदर बन रहे हैं. ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व सम कॉम्बिनेशंस ऑफ कीमियोथेरेपी. इसके लिए कीमियोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, इसको रेडिएशन दी जाती है, टारगेट थेरेपी है एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड विद सपोर्टिव एंड पैलिएटिव केयर प्रोवाइडेड एज नीडेड. तो इसमें मोस्टली इसमें कीमोथेरेपी है और रेडिएशन थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसके बाद ये ब्लड जो है वो कैंसर रिक्योर हो सकता है. Certain types of leukemia may be managed with watchful waiting. The success of treatment depends on the type of leukemia and the age of the patient. और ये डिपेंड करता है उस पर कि ल्यूकीमिया की कौन सी टाइप है और पेशेंट किस एज ग्रुप के अंदर है, तो उस पर ये इसकी ट्रीटमेंट जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है. ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी देखी और उसमें हमने ज़्यादा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम देखा और उसमें ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो डिजीज़ थी और ख़ास तौर पे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ और उसके बाद जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो देखी. अगला लेक्चर हमारा इंशाल्लाह इस पर डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम पे होगा. उस वक्त तक के लिए टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.